Hello students, welcome to Saral Physics on the platform of Unacademy. Okay, so you already know that my course, free course on NTSC SAT Physics is going on Unacademy. वहां पे स्टेज 1 स्टेज 2 को मद्देनजर रखते हुए फोकसिंग ऑन दैट आई एम रनिंग अ फ्री कोर्स. यू जस्ट नीड टू डाउनलोड द Unacademy लर्निंग ऐप. वहां पर आप जाके अंशुल शर्मा टाइप करेंगे. टाइप नहीं भी करना तो लिंक पे क्लिक करो डायरेक्ट, वो आपको लर्निंग ऐप पर ले जाएगा. वहां पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट माय क्लासेस. अब उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं आजकल मैंने स्टार्ट किया है दैट इज फोर्स एंड एनएलएम. मोशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और हम उसको किस तरीके से वहां पे कैरी आउट करते हैं प्रोसीजर. लेट मी टेल यू दैट I take the detailed class on Unacademy ऐप, लर्निंग ऐप. वहां पे एक्सेस कर सकते हैं आप मेरे सारे लेक्चर्स. अभी तक मोशन के जितने भी लेक्चर्स हैं दैट यू कैन एक्सेस ऑन द लर्निंग ऐप इन द रिकॉर्डेड वर्जन. रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं. मैं लाइव क्लास लेता हूं वहां पे जो बाद में रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल होता है. तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे मेरी प्रोफाइल में जाएंगे, सारे लेक्चर्स को ढंग से देख लो. मैंने एनटीएससी सैट फिजिक्स स्टेज 1-2 दोनों को माइंड में रखते हुए सारे लेक्चर्स डिजाइन किए हैं, कंटेंट तैयार किया है. उसके अलावा एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. ज्वाइन दैट ग्रुप. ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग रिलेटेड टू माय लेक्चर्स विल बी अपडेटेड देयर इन द ग्रुप. डीपीपीज जिसके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं, ऐसी वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं पहले. तो डीपीपी होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम. उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस के जो सेट्स हैं वो मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूं, बच्चे उसको सॉल्व करते हैं. आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद मैं उसके वीडियो सॉल्यूशंस यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूं, जो कि आज मैं अभी करने वाला हूं डीपीपी 3 के. ठीक है जी. तो ऐसे प्रोसेस रहता है. आप सिर्फ आपको एक काम करना है, लिंक पे क्लिक करो और मेरी प्रोफाइल पे जाओ. प्रोफाइल पे जाने के बाद फॉलो मी एंड सी ऑल द लेक्चर्स सो दैट यू बिकम मास्टर इन द मोशन. क्लियर है. तो चलो अब मैं डीपीपी के सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं. Look at question number 1. Displacement y in meters of a body varies with time t in seconds according to the equation y is equal to -2/3 t square plus 16t plus 2. ये इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम टू रेस्ट. 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 14 सेकेंड्स. आपको यह बताना है कि जो बॉडी है वो कितने टाइम में रेस्ट में आएगी. देखो मैंने बताया है आपको डिफरेंशिएट अगर आप करते हैं डिस्प्लेसमेंट को दैट विल गिव यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो v इज इक्वल टू dy/dt. डिफरेंशिएट करो, -2/3 एज इट इज आएगा. टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2t प्लस 16t की हो जाएगी 16. कांस्टेंट की होती है 0. So v comes out to be -4/3t plus 16. रेस्ट पे आएगा तो v0 -4t/3 plus 16. So 4t/3 किसके इक्वल आ गया 16 के. 4 4 जा 16 तो t is equal to 12 seconds. इतने टाइम में जो है मतलब कि इस टाइम पे जो बॉडी आएगी दैट विल बी इन रेस्ट. तो 12 सेकेंड जो है इसका करेक्ट आंसर है. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ बॉडी विद फाइनाइट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इन दीज इक्वेशंस y denotes the position of the body in time and a time t and a b and c are constant of the motion. और आपको जो इक्वेशंस दे रखी हैं वो क्या दे रखी हैं, y is equal to a/t plus bt. उसके बाद आपको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू at. देन उसके बाद आपको दे रखा है y इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर. देन उसके बाद दे रखा है आपको y इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब. इसमें अब आपको यह बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन बता रहा है आपको फाइनाइट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तक पहुंचना है आपको पोजीशन से. 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एक बार जब आप करोगे तो ये बनेगा आपका वेलोसिटी.
अच्छा, a रेज टू पावर t अपॉन t को मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू टी रेज टू पावर -1 ऐसे लिख सकता हूं। तो इसकी डिफरेंशिएशन अब अगर मैं करना स्टार्ट करता हूं, दैट विल बी dy अपॉन dt, जो कि ये v के इक्वल होगा, माइनस इधर आ जाएगा तो a इंटू -1 रेज टू पावर t रेज टू पावर -1 प्लस bt की तो हो जाएगी b, तो v आया मेरे पास -a t रेज टू पावर -2 प्लस b। फिर से करते हैं, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे पास, dv बाई dt, इसकी फिर से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये -2 इधर आएगा, जो इसको +2 -2 इधर आएगा, इंटू माइनस ए होके 2a बन जाएगा, ये t रेज टू पावर -3, ये तो इसकी 0 हो जाएगी। तो ये एक्सेलरेशन आई, पर ये तो कांस्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो ये आंसर नहीं है। यहां पे वेलोसिटी होगी dy बाई dt, at की हो जाएगी a कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे दैट विल बी dv बाई dt, और इसकी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की 0 हो जाएगी, तो ये फाइनाइट कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी नहीं है आंसर। यहां पे देखो वेलोसिटी क्या बनेगा आपका, दैट विल बी dy बाई dt, at की हो जाएगी a, bt स्क्वायर की हो जाएगी 2bt। अब एक्सेलरेशन होगा आपका यहां पे, दैट विल बी dv बाई dt इज इक्वल टू 2b। अब 2 कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो ये फाइनाइट कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये आंसर है आपका। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे वेलोसिटी बनेगी आपकी a प्लस 2bt प्लस 3ct स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन यहां पे बनेगी आपकी, दैट विल बी a की 0 हो जाएगी, 2bt की 2b, और इधर बनेगा आपका 6ct। अब यहाँ पे t आ गया, मतलब ये वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज करेगी, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आ गया समझ में, डिफरेंशिएशन के बेस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन 3 है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सर्टेन हाइट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लास। एक सर्टेन हाइट से आपने ड्रॉप किया, मतलब डाउनवर्ड मोशन है। इट कोलाइड्स इलास्टिकली, इलास्टिकली का मतलब होता है जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी उसी वेलोसिटी से वो वापस आएगी। the comes back to initial position. If this process is repeated, then the velocity time graph is. तो सिंपल है, आपने एक बॉल पकड़ी और उसको ऐसे नीचे थ्रो किया, नीचे वो गिरने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद फिर से उसी लेवल पर आ जाती है बॉल आपकी। क्लियर है? तो अब यहां पे देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं। अब क्वेश्चन है, ये जो है बॉल नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद ये फिर से ऊपर जाती है, तो पहले नीचे आ रही है, और मेरा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, ये प्लस है ये माइनस है, तो नीचे आने वाली हर चीज क्या लेंगे हम, माइनस। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी वो कैसी है, वो तो 0 है, क्योंकि आपने उसको ड्रॉप किया है। तो रेस्ट से मतलब 0 से वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको बता रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज होनी चाहिए? ये कुछ मुझे बता रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, पर ये स्टार्ट यहां से हो रहा है, मुझे स्टार्टिंग 0 से चाहिए क्योंकि मुझे ड्रॉप करना है। तो ये तो मेरा खत्म ही हो गया ऑप्शन, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है वेलोसिटी, क्योंकि मैंने ड्रॉप किया ना, तो v 0 होना चाहिए t0 पे, यहां पे है, यहां पे और यहां पे। अब नीचे जा रहा है, ये तो नेगेटिव में देखो कौन इंक्रीज कर रहा है, ये पॉजिटिव में कर रहा है, ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में। अब क्या करें? अब दैट मीन्स यहां पर अब मुझे एक चीज ये चेक करनी पड़ेगी कि यहां पर मेरा ये वाला जो साइन कन्वेंशन है ये माइट भी फॉलो ना हो रहा हो, क्योंकि कन्वेंशन है, कोई फिक्स चीज तो नहीं है। हम एक्चुअली में अपना जो एनालिसिस करते हैं वो इसी कन्वेंशन को लेके करते हैं। मान लो इस ऑप्शंस में आपका कन्वेंशन मैच नहीं कर रहा है, मे बी इसके उल्टा चल रहा हो कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना और अपवर्ड को नेगेटिव लेना, कन्वेंशन है और वो अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं, पर यहां पे वो फिट नहीं हो रहा, तो हम उल्टा लेके देखते हैं कि डाउनवर्ड में अगर मैं पॉजिटिव ले लूं और अपवर्ड में मैं नेगेटिव ले लूं, तो डाउनवर्ड में मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होनी चाहिए वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पे। तो यहां पे हो रही है, यहां पे हो रही है, यहां पे नहीं हो रही, क्योंकि रेट कांस्टेंट नहीं है, चेंजिंग है। एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट रहती है ना, g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्लोप मेरी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो ये भी गया। अब बचा ये और ये। अब जैसे ही मेरी बॉल यहां पे स्ट्राइक करेगी, फिर वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। अब ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, मान लो इसने नीचे स्ट्राइक किया 40 से, तो ये यहां से 0 से फेंकी मैंने, ये 40 से उसने स्ट्राइक किया। अब जब वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी -40 लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव है। तो अब ये नीचे चलूंगा तो यहां -40 से
इधर से स्टार्ट हुआ तो -40 से अब उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टॉप पे जाके फिर 0 होगी, फिर से नीचे आएगी, फिर नीचे बढ़ेगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से नेगेटिव साइड से बढ़ेगी, 0 होगी, फिर बढ़ेगी, तो ऐसे। तो ये वाला जो ग्राफ है डिपिक्ट करता है, ये भी नहीं करता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राफ यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन सा इसमें सही बता रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल in which level of water is h below the top of the well. If v is the velocity of sound, then the time after which the splash is heard is given by. अब क्वेश्चन है आपका, मान लो कि ये वेल है आपकी और ये पानी है, टॉप से कितनी डेप्थ पे है, h पे। आपने यहां से स्टोन फेंका है एक नीचे, तो आपको आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी। देखो जैसे ही आपने इसको फेंका तो आपने अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया, मतलब t 0 पे था, उसका तो टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। पहले स्टोन नीचे जाएगा, नीचे जाने के लिए स्टोन ने कितना टाइम लिया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लेते हैं इसमें, तो दैट विल बी h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, a को g पुट कर देंगे तो t स्क्वायर बन जाएगा 2h अपॉन g, तो t हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g। समझ में आई बात? ये तो है स्टोन का नीचे जाने का टाइम। अब जैसे ही स्टोन ने यहां पे स्ट्राइक किया तो उसी टाइम पे साउंड का स्प्लैश जनरेट हुआ, आवाज जनरेट हुई। अब वो आवाज ऊपर आने के लिए कितना टाइम लेगी, वो सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। साउंड कितना टाइम लेगा अब ऊपर आने के लिए, दैट इसको t डैश मान लेते हैं, t डैश टाइम साउंड कितना लगेगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल कितना करना है साउंड को, h ऊपर जाने के लिए, स्पीड कितनी साउंड की v, तो टोटल टाइम कितना लगा आवाज स्टोन फेंकने के बाद आवाज आने तक जो टाइम है, दैट इज t प्लस टी डैश, मतलब इतना टाइम स्टोन को नीचे जाने में लगा, उसके बाद इतना टाइम आवाज को ऊपर आने में लगा। तो दिस इज द टोटल टाइम जिसके बाद आपको स्प्लैश जो है वो सुनाई देगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन such that its horizontal and vertical component are 9.8 and 19.6. Its horizontal range is 4.9 meter, 9.8 meter, 19.6 meter and last में जो ऑप्शन आपको दे रखा है that is equal to 39.2 मीटर्स। तो आपको दो कंपोनेंट इसमें दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल है आपका दैट इज 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। आपको हॉरिजॉन्टल रेंज इसमें बतानी है। आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में पता होगा। ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो होता है, ऐसे आप प्रोजेक्ट करते हैं, ये आपका थीटा होता है जिस पे प्रोजेक्ट किया, ये आपकी वेलोसिटी जिससे आपने फेंका उसको u। अगर ये थीटा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट बनता है u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट उसका बनता है दैट इज u sin थीटा। क्लियर है? अब आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं। हॉरिजॉन्टल आपको दे रखा है 9.8, मतलब u cos थीटा आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड और v वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा आपको दे रखा है 19.6 मीटर पर सेकेंड। रेंज निकालनी है आपको। रेंज होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 होता है आप साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। सो 2 को इधर लिखता हूं। इस u स्क्वायर का मतलब है यहां पे दो u है, एक u को इधर रखता हूं, एक इसके साथ रखता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपॉन जी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। u साइन थीटा कितना है मेरा 2 इंटू 19.6 इंटू u कॉस थीटा इज 9.8, g कितना है 9.8
19.6 into 2, 6 to 12, 39.2 meters. This is the right answer to this question. ऐसे करना है, इसको ढंग से समझ लो और इसको कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Question is, a body is thrown horizontally with a velocity under root 2gh from the top of a tower of height h. It strikes the level ground through the foot of the tower at a distance x from the tower. Value of x is h by 2 2h और 3h by 4. ये डायग्राम है आपका. इसमें ये टावर जो है आपका, इसकी जो आपको हाइट दे रखी है दैट इज h. यहां से आपने हॉरिजॉन्टली फेंका उसको. अगर आपने हॉरिजॉन्टली फेंका है तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, मतलब x डायरेक्शन में, क्योंकि ये मेरा y चल रहा है और ये मेरा x चल रहा है, x एक्सिस. तो जब आपने फेंका ही उसको हॉरिजॉन्टली है तो वर्टिकल कंपोनेंट तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. वर्टिकली तो कोई इसकी वेलोसिटी नहीं थी, सीधा हॉरिजॉन्टली थी. समझ में आई बात. अब ऐसा है, मैं इसको अलग अलग x और y में एनालाइज कर सकता हूं. y डायरेक्शन में अगर मुझे लिखना हो, दैट विल बी u h इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर. इसको चलो y लिख देता हूं. y डायरेक्शन में ऐसे इक्वेशन बनती है. और y में मुझे आना है, कितना ट्रेवल करना है, h. u y कितना था, 0 प्लस हाफ a y कितना है, g इंटू टी स्क्वायर. तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2h अपॉन g. तो t कितना आ गया, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g. तो ये आपका क्या निकल के आ गया, टाइम, कि कितने टाइम में ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा. टाइम तो देखो हमेशा फिक्स ही रहेगा. टाइम आपका, आप चाहे हॉरिजॉन्टल एनालाइज कर लो, वर्टिकल टाइम तो अंडर रूट 2h अपॉन g ही आना है आपका. क्लियर है. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊं मैं इसको, x जो है आपका, x हॉरिजॉन्टल रेंज होता है और वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux इंटू टाइम टेकन. ux कितना आपका, अंडर रूट 2gh, और टाइम इधर कितना आपका, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g. तो g से g कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2h इंटू अंडर रूट 2h कितना आएगा, h. तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2h. दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. जस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. अच्छा क्वेश्चन है ये. Question number 7, a body is thrown with velocity 9.8 meter per second making an angle 30 degree with the horizontal. It will hit the ground after a time. Oblique projection का क्वेश्चन है आपका. आपकी जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड. कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे. तो ये थीटा हो गया, ये आपका u हो गया. कितनी देर के बाद स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे कैपिटल T था. टाइम ऑफ फ्लाइट आपको लगा दो यहाँ पे, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g. 2 इंटू 9.8 इंटू साइन 30 कितना होता है बेटा आपका, दैट इज 1 अपॉन 2 अपॉन g इज 9.8. तो 2 ऐसे कैंसिल हो गया. तो 1 सेकेंड जो है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. कितनी देर के बाद वो ग्राउंड पे जो है वापस स्ट्राइक करेगा. ठीक है. तो दिस इज द सॉल्यूशन टू योर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 है, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, मिनिमम, 0 या g. प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो ऐसी होती है, टॉप पे. यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी आपकी, मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, 0 होगी या g होगी. मैंने आपको बताया था जब मैंने अनअकैडमी पे लेक्चर लिया है, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा नीचे लगेगी और कांस्टेंट लगेगी g. चाहे ऊपर देख लो, नीचे देख लो, कहीं पर भी देख लो, इट इज ऑलवेज g. मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नहीं, 0 नहीं, इट इज ऑलवेज इक्वल टू g. तो ऐसे आपको इसको समझना है. नेक्स्ट करते हैं फिर. अब 9th क्वेश्चन है, ड्रॉ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. आपको एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ दे रखा है, ध्यान से देखो. उसका आपको बनाना है, दैट इज द, यू कैन से, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनाना है आपको बनाना है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ. आपका कुछ ऐसे है ग्राफ, यहां पे देखो ध्यान से. मतलब ये एक्सेलरेशन आपकी कैसी है, ये वाली पॉजिटिव है और कांस्टेंट है. फिर ऐसे यहां पर आते ही मान लो ये टाइम आपका
जो भी है यहाँ पे आते ही आपका एक्सेलरेशन ड्रॉप होगी कितना, 0 पे। तो यहां पे आपकी इस पोर्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब यहां पर जब आप आए, इधर बात कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पे जैसे ही आप आए यहां पे आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गई और कांस्टेंट तो है ही है। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, आपको अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब यहां पे आपको शुरू में जो पोर्शन दिखाना है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का दिखाना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज की कर्व कैसे बनती है एसटी ग्राफ में, स्लोप इंक्रीज होनी चाहिए, कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप स्लोप्स बनाएंगे, उसकी जो टेंजेंट बनाएंगे उसकी जो स्लोप है वो बढ़ती जा रही है। स्लोप बताती है डिस्प्लेसमेंट टाइम की वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट आपकी ऐसे दिखती है यहाँ पे, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होनी है, मतलब कर्व ऐसे बनाओ ताकि टेंजेंट्स जो हैं उसकी स्लोप डिक्रीज हो जाए, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे ऐसे और ऐसे ये बनेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट की जो स्लोप्स हैं वो क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसी का वेलोसिटी टाइम अगर बनाना हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और कांस्टेंट ऐसे, उसके बाद एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे बनेगा वेलोसिटी टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है और वो वेलोसिटी टाइम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट करते हैं फिर 10th क्वेश्चन है आपका, अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बलून ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, इससे 8 सेकेंड्स के बाद क्या हुआ, आफ्टर 8 सेकेंड्स अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। जी को 10 लेना है हमने यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब देखो क्वेश्चन ये है कि बलून में स्टोन है और बलून ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब आप इसमें से ए को जी माइनस करने वाला थॉट अपने माइंड में मत लेके आना, क्योंकि जी को एडजस्ट करने के बाद ही एक्सेलरेशन निकली है। इसमें जी का फैक्टर अब नहीं लेना आपको, नेट एक्सेलरेशन इसकी ऊपर वाली डायरेक्शन में ही है एंड दैट इज 1.25। अब ये 8 सेकंड के बाद मान लो जो बलून है वो यहां पे था और स्टोन बाहर आ गया, अब उसने नीचे आना स्टार्ट किया। अब ये कितना यहां तक राइज कर चुका था, दैट इज एच हाइट, और यहां पर पहुंच के यहां से तो रेस्ट से चला, वो यहां पे पहुंच के उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब एक्चुअली स्टोन ने क्या करना है, ऊपर जाएगा और ऐसे नीचे आएगा। अब ये कंबाइंड मोशन के लिए मैं इक्वेशन अप्लाई करूंगा। कंबाइंड मोशन में आपको समझा चुका हूं, अभी मैंने सरल कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में एक इक्वेशन आपको वीडियो में बताया था कि कंबाइंड मोशन के लिए आपको कैसे इसमें डालना है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं जो बलून है यहां तक पहुंचने में कितनी हाइट अटेन कर लेता है। तो h इज इक्वल टू 0, इनिशियल 0 था इसका, हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन कितनी बलून और स्टोन की, इंटू टी स्क्वायर 64। 8 सेकंड्स के बाद स्टोन बाहर आएगा ना, तो 8 सेकंड पे इसने कितना अटेन किया वो देखते हैं। तो 32 इंटू 1.25, इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 40 मीटर्स। और दूसरा इसने वेलोसिटी कितनी अटेन कर ली है बलून और स्टोन ने वहां तक पहुंचते पहुंचते, v इज इक्वल टू u0 प्लस 1.25 इंटू 8, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो कहने का मतलब है स्टोन और बलून ने यहां से चलना स्टार्ट किया रेस्ट से, इतनी एक्सेलरेशन से। 8 सेकंड के बाद बलून और स्टोन मिलकर कहां पहुंच गए, 40 मीटर की हाइट पे, और स्टोन बाहर निकला। जैसे स्टोन बाहर निकला तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में। और मेरा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अप वालों को पॉजिटिव लेना, नीचे वालों को नेगेटिव लेना। तो अब स्टोन के लिए इक्वेशन लगाते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देखना कैसे लग रही है। स्टोन की डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाली है,
स्टोन यहां पे बाहर निकला और इवेंचुअली उसने नीचे यहां पे स्ट्राइक करना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुई और वो नेगेटिव लेना है मुझे, माइनस एच इज इक्वल टू यू इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में है, इनिशियली जो है स्टोन की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है u, क्लियर है, वो कितनी होगी दिस 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस में लेंगे उसको 10t प्लस हाफ। अब ये जो स्टोन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर आ रहा है नीचे और वो नीचे लग रही है, -10 इंटू टी स्क्वायर, तो -40 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लो, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो t कॉमन लिया t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिया फिर से t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो t प्लस 2 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू या तो -2 आएगी या तो +4 आएगी। दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस ऑफ DPP3। अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, कुछ मीडियम लेवल के, कुछ अच्छे लेवल के। सो आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आई हैं। नाउ गेट रेडी फॉर DPP4, वो मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड वहां से डाउनलोड करो, सॉल्व करो, उसके बाद सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं उसके सॉल्यूशन आपको दूंगा। फाइन, so keep learning, follow me on Unacademy, and I'll see you in the next video. Thank you.